पिक्चर 13 एपिसोड 13। वही नरेश जी बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। वही अनामिका को अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। भले ही उसने इसे अपना मान लिया था, लेकिन उसका खुद का भी तो एक परिवार था जिसके लिए वो मायने ही नहीं रखती है। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी वो ये सब सोची कि तभी उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख वो वहाँ बैठे किसी को भी बिना डिस्टर्ब करे कमरे से निकलकर बालकनी पर चली जाती है। वही कमरे में सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी कोई डोरबेल बजाता है। वही ये आवाज़ सुन नितिन गेट खोलने चला जाता है। अब आगे वही नितिन जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर नितिन तुरंत उसके गले लग जाता है और बोलता है, भाई आप आ गए, आई मिस यू, पता है मैंने आपको बहुत याद किया। वही वो आदमी भी उससे गले लगा लेता है और बोलता है, मेरे भी तुझे और सबको बहुत याद किया छोटे, बस काम की वजह से मेरा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही नितिन तुरंत उससे अलग होता है और बोलता है, भाई आज तो आपकी क्लास लगना पक्का है, चलो अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वही ये सुन वो आदमी नितिन को घूरता है तो नितिन बस अपने दांत दिखा देता है। तभी उस आदमी के पीछे से एक और आवाज आती है, यार मैं भी हूँ यहाँ पर, तुम दोनों को क्या मैं मिस्टर इंडिया लग रहा हूँ क्या यार छोटे, तुझे तो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं है। वही उस इंसान की आवाज़ से अब दोनों का ध्यान उस पर जाता है। वही उसे देख नितिन खुश होकर उसे भी गले लगा लेता है और बोलता है, भाई आपको कोई कैसे भूल सकता है, मुझे पता था अगर भाई यहाँ है तो आप तो डेफिनेटली उनके साथ होंगे। अब की जोड़ी विक्रम बेताल की तरह जो है, आप बेताल बनकर उसकी पीठ पर चढ़े रहते हो। ये बोल वो दहाड़ते मार मार कर हंसने लगता है। वही दूसरे इंसान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है ये बात सुनकर, लेकिन वही जिस इंसान के लिए ये बोला गया था वो तो मुंह फुलाए दोनों को ही देख रहा था, जो उसका मजाक बनाकर उस पर ही हंस रहे थे। वो उन दोनों को घूरता है और चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ हाँ हंस लो जितना हंसने हैं, अगर मैं बेताल हूं ना तो तुम दोनों भी पिशाच हो जो हमेशा दूसरों का खून पीने को तैयार रहता है। रुको तुम दोनों, आज मैंने माँ से कहकर तुम्हारी क्लास ना लगवाई था तो बताना फिर। ये बोल वो इंसान अंदर आ जाता है। वही उसके पीछे नितिन और वो इंसान भी अंदर आ जाते हैं। वही वो लोग अंदर आते हैं तो नितिन बोलता है, भाई वो सब पापा के कमरे में है तो मैं आपको वही लेकर चलता हूँ। ये बोल नितिन उन दोनों को नरेश जी के कमरे की तरफ ले जाने लगता है। वही वो लग जा ही रहे थे कि तभी उनमें से एक का ध्यान अनामिका की तरफ चला जाता है। वो अनामिका का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन उसकी नज़र नहीं हट रही थी अनामिका से क्योंकि अनामिका के बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। अभी वो इंसान अनामिका की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वो नितिन की आवाज़ से होश में आता है और एक नज़र उस लड़की को देखकर नितिन के साथ नरेश जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही उनके जाने के बाद अनामिका पलट कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। ये देख उसे अजीब लगता है। हुआ यूं था कि अनामिका फ़ोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। ये महसूस करके जैसे ही वो पलटती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है, लेकिन उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन से वापस आवाज़ आती है तो वो सब छोड़कर वापस से बात करने लगती है। वही दूसरी तरफ नितिन उन दोनों को लेकर जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो देखता है वो लोग बात कर रहे थे। वही ये देख नितिन अपना गला साफ करने की एक्टिंग करता है जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वही जैसे ही नरेश जी, स्वाति जी और कांति दादी की नज़र जैसे ही गेट की तरफ जाती है तो सबकी आंखें नम हो जाती है। वही दादी भरे गले के साथ बोलती है, मेरा बच्चा आदि कैसा है तू? वही ये कोई और नहीं आदित्य ही था और उसके साथ करण भी था। वो नरेश जी का बड़ा बेटा था। नरेश जी का पूरा नाम नरेश सिन्हा ही है। वही आदित्य आगे आकर दादी का आशीर्वाद लेता है तो दादी आगे गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा ऐसा भी क्या काम कि तुम्हें अब अपने परिवार से ही मतलब नहीं है? आखिरी बात याद है आप हम सब से मिलने कब आए थे? वही दादी की बातों में नाराजगी देखी जा सकती थी। वही स्वाति जी उनकी बात सुनकर बोलती है, माँ आप भी किससे बोल रही है? इसे सिर्फ अपने काम से प्यार है, परिवार से तो इसे मतलब ही नहीं है। पूछिए ना इसे अब ये क्यों आया है यहाँ? जब हमें इसकी ज़रूरत थी तब ये यहाँ नहीं था और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बोल दीजिए चला जाइए यहाँ से। वही आदित्य अपनी माँ की आंखों में नाराजगी देख सकता था। वो आगे आता है और बोलता है, माँ। वो इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्वाति जी अपना चेहरा फेर लेती है। ये देख आदित्य को बुरा लगता है लेकिन वो जानता था गलती उसकी ही थी, इसलिए वो शांत रह जाता है। फिर वो नरेश जी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर वही खड़ा रहता है और उन्हें देख रहा था। वही नरेश जी समझ रहे थे कि आदित्य अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इसलिए वो उसके हाथ को थपथपाते हुए बोलते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अब सब अच्छा ही होगा। वही आदित्य कुछ नहीं बोल पाता है। वही माहौल को इतना सीरियस होते देख करण आगे आता है और बोलता है,
अंकल आपने अब बहुत आराम कर लिया, अब हम पहले की तरह ही गार्डन में गेम खेलेंगे, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोल के वो उनसे लिप जाता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उसकी नौटंकी देखकर। वही करण सबको इग्नोर करके देख उसके गाल पर किस कर लेता है। वही नरेश जी उसे मारते हुए बोलते हैं, हट नालायक, तू जब देखो मुझे किस करने लगता है। वही करण भी नौटंकी करते हुए बोलता है, हाँ हाँ, अब आपको मेरा किस करना पसंद नहीं आएगा, आपको तो किसी और से किस चाहिए होगी ना। वही सब तो हंसने लगते हैं और नरेश जी उसके सर पर मारते हुए बोलते हैं, तुम सही में बहुत बेशर्म हो गए हो, एक बार मुझे ठीक होने दे पूरी तरह से, फिर मैं तुम्हें लाइन पर लाऊंगा। वही ये सुन करण का मुंह बन जाता है। वही दक्ष जो सबको ऐसे बातों में खुद को इग्नोर करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो इधर उधर कुछ ढूंढकर अपना ध्यान अपने तरफ करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब भाई बच्चों का तो ये ब्रह्मास्त्र है। वही उसके रोने की आवाज़ से सबका ध्यान उस पर चला जाता है। वही उसे देख नितिन तुरंत उसके पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है, ओ ये नौटंकी क्या हुआ, कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि कोई तुम पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वही दक्ष जब अपना भांडा फूटते हुए देखता है तो वो और तेज तेज रोने लगता है। वही आदित्य एकटक दक्ष को ही देख रहा था। वो उसे देख बहुत इमोशनल हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अपनी गोद में लेकर चुप करा दे, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं उसके ऐसा करने से दक्ष उससे डर तो नहीं जाएगा। वो जानता ही कितना था उसे। वही दक्ष को जब लगता है कि उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ ले लिया है तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन नितिन की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आया, इसलिए उसने नितिन से बदला लेने का प्लान तो बना ही लिया था। इसलिए वो अब रोते हुए एंजल एंजल बोलने लग गया था, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी एंजल को पता चल गया कि चाचू उसे परेशान कर रहे हैं तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। वही सब दक्ष के रोने से परेशान हो गए थे क्योंकि वो शांत ही नहीं हो रहा था। वही सब यही सोच ही रहे थे कि तभी के तभी सबके कान में किसी की आवाज़ पड़ती है जो बेबी बोल रही थी। वही रात के अंधेरे में सहगल मेंशन के पीछे वाले गेट से, जहां ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही बॉडीगार्ड और ना ही कैमरा, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था, वहां से एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, हुडी और ब्लैक पेंट और धीरे धीरे चुपके से बिना किसी को नजरों में आए वहां से बाहर निकल जाता है। वही मेंशन से थोड़ी दूर आकर वहां उसे एक कार खड़ी दिखती है। वो इंसान उस कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वही उनके जाने के बाद अंधेरे में से दो परछाई निकलती है जो शायद उसी इंसान का पीछा कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कोई इशारा करते हैं, फिर अपने शूज में एक बटन प्रेस करते हैं जिससे अब वो स्केटिंग शूज बन गए थे। वो लोग उस कार को फॉलो करने लगते हैं, बट एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ उन्होंने खुद को भी कवर किया था। वही वो कार सिर्फ रोड पर चल रही थी बिना किसी मंजिल के। वही वो ब्लैक कपड़ों वाला इंसान जो अभी बैठा था, उसके सामने दूसरा इंसान था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं, फिर दूसरा वाला इंसान पहले वाले इंसान के हाथ में कुछ देते हुए बोलता है, अभी तो इतना ही पता चला है, लेकिन आगे जैसे जैसे पता चलता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन आपका ऐसे बाहर आना सेफ नहीं है। वही ब्लैक कपड़ों वाला इंसान कुछ नहीं बोलता है, बस शांत रहता है और अपने हाथ में पके हुए पेपर्स को जल्दी जल्दी पढ़ने लगता है। उस इंसान को देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि ये है कौन, कोई लड़का या लड़की। वही वो पेपर्स पढ़ने के बाद वो इंसान गुस्से में वो पेपर्स सामने वाले इंसान के मुंह पर फेंक कर मार देता है, क्योंकि शायद जो उसे जानना था वो उसमें नहीं था। वही दूसरा इंसान सामने वाले को इतने गुस्से में देख घबरा जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और हिम्मत करके बोलता है, बस थोड़ा टाइम, उसके बाद हमारे पास सारी न्यूज़ होगी। वही थोड़ी देर बाद वो कार सीधा सहगल मेंशन से थोड़ी दूर रुकती है और वो ब्लैक हुडी वाला इंसान कार से उतरकर मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। वही कार में तुरंत वहां से निकल जाती है। वही वो इंसान अंधेरे में ही सहगल मेंशन में घुसता है और कहीं गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद वो दोनों इंसान भी बाहर आते हैं और अपने फ़ोन में किसी को कुछ इन्फॉर्म करने लगते हैं, फिर वो भी गायब ही जाते हैं। वही अभी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वही सहगल मेंशन में मायरा का चेहरा पूरा बिगाड़ा हुआ था, क्योंकि रानी जी ने उसे बहुत कुछ सुनाया था, इसलिए वो कमरे में आने के बाद से तोड़फोड़ कर रही थी। वही उसने इन सब में खुद का मेकअप भी बिगड़ लिया था, अब वो किसी चुड़ैल से कम नहीं काग रही थी। वही मायरा अब थक गई थी, इसलिए थोड़ी शांत होती है। शांत होने के बाद वो खुद से बोलती है, मुझे पक्का पता है ये उस अनामिका का ही किया धरा है, उसने ही ये सब सबूत इकट्ठा किए ताकि मुझसे बदला ले सके, लेकिन ये जानती नहीं है मायरा अपने दुश्मन को खून के आंसू रुलाती है। बस मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अभी तक मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब नहीं, बस अब होगी अनामिका की बर्बादी, लेकिन ये सब वो अकेले नहीं कर सकती, जरूर कोई उसकी मदद कर रहा, उसे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। हाँ, मैं माँ के भरोसे में नहीं रह सकती, पता नहीं क्यों वो इतना शांत है।
वही कुछ सोचकर वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, फिर कॉल करके बेड पर ऐसे ही वो सो जाती है। और वही सुरेश अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और एकटक बाहर फैले अंधेरे को देखने लगता है। उसे जैसे ये अंधेरा पसंद आ रहा था, वो अभी अपनी किसी सोच में खोए हुए थे कि तभी उनका फ़ोन बजने लगता है, जिसे देख वो तुरंत कॉल रिसीव करके सामने वाले से बात करने लगता है। वही रानी जी अपने कमरे में थी। अनामिका के घर छोड़कर जाने का बाद बहुत कुछ बदल गया था। जैसे सुरेश जी और रानी जी का रिश्ता जो बहुत हद तक बिगाड़ गया था, वो लोग बस अपने से ही मतलब रखने लगे थे, यहाँ तक कि अब वो अलग अलग कमरों में रहते थे। वही रानी जी टेंशन में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अभी अपनी किसी में खोए हुए ही बोलती है, मुझे जानना होगा कि उन लोगों ने अभी तक मेरा दिया हुआ काम किया कि नहीं। सुबह से पहले मुझे मेरा काम करना होगा, वरना वो सुरेश कल सही में मायरा से इसका सरनेम छीन लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन पर कॉल करने वाले का नंबर देखती है तो वो तुरंत कॉल रिसीव करती है और सामने वाले की बात सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉल कट होता है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। वही रानी जी टेंशन में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अभी अपनी किसी में खोए हुए ही बोलती है, मुझे जानना होगा कि उन लोगों ने अभी तक मेरा किया हुआ काम करके नहीं। सुबह से पहले मुझे मेरा काम करना होगा, वरना वो सुरेश कल सही में मायरा से इसका सरनेम छीन लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन पर कॉल करने वाले का नंबर देखती है तो वो तुरंत कॉल रिसीव करती है और सामने वाले की बात सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉल कट होता है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। अब आगे वही सिन्हा हाउस में दक्ष जैसे ही अपनी एंजल की आवाज़ सुनता है तो उस तरफ देखता है और अपनी एंजल को देख वो नितिन की गोद में झटपटाने लगा। वही ये देख नितिन उसे नीचे उतारते हुए बोलता है, हाँ जा छोटे शैतान, कर दे तेरी उस चुड़ैल से मेरी शिकायत। हर किसी को मैं ही तो मिलता हूँ परेशान करने के लिए, एक तरफ तू और दूसरी तरफ ये लड़की। वही आदित्य तो एकटक सामने खड़ी अनामिका को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी डॉल यहाँ कर क्या रही है। तभी उसे उस दिन की याद आती है जब उसने नितिन को अनामिका के लिए परेशान होते हुए देखा था तो करण से सब पता करने को कहा था और करण फिर से उसे अनामिका के यहाँ होने का रीज़न बताना भूल गया था। वही ये सोचकर वो एक नज़र करण को देखता है जो कभी अनामिका को तो कभी आदित्य को ही देख रहा था। वही जब करण आदित्य को खुद को घूरते हुए देखता पता है तो वो खुद से बोलता है, गया करण तू तो आज। यार मेरी भी गलती नहीं है, दिमाग से निकल गया था अनु के बारे में। अब ये बबर शेर मुझे छोड़ेगा नहीं, भगवान बस आज बचा ले। वही करण अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसका ध्यान आदित्य पर जाता है जो खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। ये देख करण गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य अपनी नजरें उनसे हटा लेता है। वही अनामिका जो सामने खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है, तब तक दक्ष भी उसके पास आ गया था। वही अनामिका उसे अपनी गोद में ले लेती है। उसके बाद उसका ध्यान आदित्य और करण पर जाता है। वही आदित्य पर तो जैसे उसकी नज़रें ठहरने को तैयार थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है। फिर स्वाति जी से बोलती है, माँ मैं घर जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वही ये सुन स्वाति जी बोलती है, ठीक है जाओ बेटा। वही अनामिका दक्ष के सर पर किस करते हुए बोलती है, बेबी अब मैं घर जा रही हूँ, हम कल मस्ती करेंगे बाय। लेकिन दक्ष उसे देखना में सर हिला रहा था जैसे उसे रोकने चाहता हो। वही अनामिका उसे मनाते हुए बोलता है, बेबी हम कल पक्का पार्क में खेलने जाएंगे, प्रॉमिस। वही ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, प्रॉमिस। तो अनामिका भी उसे देख बोलती है, पक्का प्रॉमिस। वही नितिन फिर आगे आता है और दक्ष को लेकर बोलता है, छोटे शैतान तुम मुझसे भाग रहे थे ना, अब देखो आना तो तुम्हें मेरे पास ही था। वही ये सुन दक्ष का मुंह बन जाता है और वो नितिन की तरफ से मुंह घुमा लेता है। वही अनामिका नरेश जी के पास आती है। उसे समझ में नहीं आता है वो क्या बोले, बस इसलिए वो उनसे बोलती है, अंकल अब मैं चलती हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी। वही नरेश जी अभी बहुत थक गए थे क्योंकि अभी भी वो वीक थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। वही अनामिका वहां से निकल जाती है। वही आदित्य की नज़र अनामिका के एक एक कदम पर थी। वही अनामिका के जाने के बाद स्वाति जी का ध्यान नरेश जी के चेहरे पर जाता है जो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो सबसे बोलती है, अब तुम सबको भी जाना चाहिए, इन्हें आराम की ज़रूरत है। वही सब वहां से जा ही रहे थे कि नरेश जी आदित्य का हाथ पकड़कर बोलते हैं, तुम आज यही रुक रहे हो। वही उनकी बात से ये ऑर्डर साफ लग रहा था। वही ये बोलने के बाद वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। वही आदित्य समझ जाता है ये उनका ऑर्डर था और वो उनकी बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। स्वाति जी नरेश जी के साथ ही रुक गई थी और कांति दादी अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। वही अब हॉल में बस नितिन, दक्ष, आदित्य और करण ही थे। वही आदित्य से रहा ही नहीं जाता है, इसलिए वो पूछ ही लेता है,
नितिन, वो लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी? वही ये सुन नितिन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, भाई मैं तो आपको आरू से मिलाना ही भूल गया। वही आदित्य का नितिन को आरू कहना अच्छा नहीं लगा, उसके हाथ की मुठ्ठियां बन गई थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को शांत रखता है। वही नितिन आदित्य को अनामिका और उनके रिलेशन के बारे में सब बता देता है। वही दक्ष तो बहुत शांति से नितिन की गोद में आदित्य को ही देख रहा था। वही सब जानने के बाद आदित्य को शांति मिलती है कि नितिन उसका भाई है। वही करण तो ये सब जानता ही था, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वही दक्ष जो आदित्य को इतनी देर से देख रहा था, वो नितिन से पूछ ही लेता है, चाचू ये कौन है और ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? वही ये सुन नितिन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य आगे आता है और दक्ष को गोद में लेकर बोलता है, बेबी मैं आपका पापा हूँ आदित्य सिन्हा। वह बे सुन दक्ष खुश होते हुए बोलता है, मतलब मेरे पास भी पापा है जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास है। जब मैं पार्क में जाता था तो वो भी उनके साथ खेलते थे, तो क्या आप भी मेरे साथ खेलोगे? वही दक्ष की बातों ने वहां खड़े हर किसी को शांत कर दिया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वही दक्ष बड़ी उम्मीद से वापस से पूछता है, पापा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वही आदित्य को तो समझ ही नहीं आता है वो क्या जवाब दे। इस बात का उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वहां स्वाति जी आ जाती है जिनके हाथ में जग था। वो दक्ष को देखते हुए बोलती है, बेटा आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी से अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों को सिर्फ खुद से मतलब होता है और पैसों से किसी की खुशी उनके लिए मायने नहीं रखती है। और रही बात आपके साथ खेलने की, तो कल से हम आपके साथ पार्क जाएंगे। ये बोल वो आदित्य को एक नज़र देखती है जो उन्हें ही देख रहा था। वो तुरंत अपना चेहरा उसकी तरफ से हटा लेती है जैसे अपनी नाराज़गी जाता रही हो। वो फिर दक्ष से बोलती है, बच्चा आज आप दादू दादी के साथ सोना है तो चलो आओ दादी पास। ये बोल वो दक्ष को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष अपनी पकड़ आदित्य पर टाइट कर देता है और कश के गले लग जाता है और चिल्लाते हुए नहीं नहीं बोलने लगता है। वो रोते हुए बोलता है, पापा पास रहना, पापा पास रहना। बस वो यही बोल रहा था। वही सब उसके ऐसा करने से परेशान हो गए थे। वही आदित्य उसे अपनी गोद में शांत करने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि वो शांत नहीं हो रहा है तो वो उससे बोलता है, बच्चा आप क्यों रो रहे हो? पापा तो आपके साथ है ना, और आज पापा और टाइगर साथ में सोएंगे। आप तो पापा के टाइगर हो और टाइगर ऐसे रोता थोड़ी ना है, वो तो रोर करता है। कैसे करके बताओ? वही दक्ष अब शांत हो गया था और वो आदित्य की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वही आदित्य भी जब देखता है कि वो शांत है तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, तो मेरा बेबी पापा का टाइगर है ना? ये सुन दक्ष जल्दी जल्दी हमें सर हिला देता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर आदित्य उससे बोलता है, अच्छा मेरा बच्चा टाइगर है तो वो रोर कैसे करता है? वही ये सुन दक्ष अपने दोनों हाथ ऊपर करके रोर करके बताने लगता है। वही सब उसकी हरकत पर हंसने लगते हैं। वही दक्ष किसी बंदर के बच्चे के जैसे लिपट जाता है और धीरे से बोलता है, डेडा नीनी। तो वही आदित्य भी उसकी पीठ थपथपाते हुए नितिन से बोलता है, नितिन क्या मेरा रूम साफ है? तो नितिन भी हाँ बोल देता है। वही इन सब में करण बोलता है, लेकिन मेरा क्या? वही ये सुन नितिन बोलता है, भाई आप मेरे रूम में एडजस्ट कर लो। वही करण ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, बस एक तू ही तो मेरा भाई है, आज मुझे तुझे झप्पी देने का मन है। वही नितिन बोलता है, भाई अब की ऐसी हरकत है ना, इसलिए अब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वही वो दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। वही आदित्य भी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी स्वाति जी उससे बोलती है, तुम्हें दक्ष से दूर रहना चाहिए वरना वो तुम्हारे क्लोज हो जाएगा, और तुम्हें भी उसे अपनी आदत डलवाने की जरूरत नहीं है, उसे रहना हमारे साथ ही है, तुमसे दूर तो जितना हो सके उससे दूर रहो। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही आदित्य दक्ष को लेकर अपने रूम में आता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो देखता है कि सब वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वो बेड के पास आता है और दक्ष को बेड में लेटा देता है और फ्रेश होकर दक्ष के साथ ही लेट जाता है और उसे देखते देखते ही सो जाता है। वही दूसरी तरफ अनामिका अपने कमरे में फ्लोर पर लेटी हुई थी और एक टक सीलिंग को देख रही थी और उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी जिसमें सहगल फैमिली थी और कुछ बच्चे थे। वो फोटो देखने में बहुत पुरानी दिख रही थी। वही अनामिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खुद से बोलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सबके पास एक परिवार है जो उसके साथ रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मेरी क्या गलती थी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये बोल वो रोने लगती है और रोते हुए उसे हिचकियाँ आ रही थी। वो उस फोटो फ्रेम को गले से लगाकर बोलती है, पापा आई मिस यू, भाई आई मिस यू, लेकिन मैं आप लोगों को कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, क्योंकि आप लोग कभी मुझे डिजर्व नहीं करते हो। मैं भले ही घुट घुट कर मरती ही क्यों ना रहूं, लेकिन मैं उन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। हाँ मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, जहाँ कोई मुझे ना ढूंढ पाए।
ये बोल वो वापस रोने लगती है और रोते रोते कब सो जाती है उससे पता ही नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में जहां शाम हो रही थी वहीं मानस, कार्तिक, सितारा और समर हॉल में बैठे ही थी कि तभी मानस को अपने सीने में दर्द होता है और वो अपने सीने को रगड़ने लगता है और गहरी गहरी सांस ले रहा था। वहीं मानस की हालत को खराब होते देख वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं। वहीं कार्तिक हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई भाई क्या हुआ है आपको? सितारा, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ। वही मानस धीरे धीरे बोलता है, गुड़िया परेशान है, वो रो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है, वो परेशान है। ये बोल वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुड़िया गुड़िया बोलने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वही थोड़ी देर में मानस की कंडीशन ठीक हो जाती है और वो बिना किसी की तरफ देखे वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वही कार्तिक, सितारा और समर तीनों नम आंखों से मानस के रूम को ही देख रहे थे। वही कार्तिक नम आंखों से बोलता है, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, वो नफरत करती है हमसे, गलती भी हमारी है। ये बोल वो रोने लगता है। वही वो तीनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वही कोई और भी था जिसकी हालात ठीक नहीं थी। वो नींद में ही, नहीं नहीं मत रो मेरी बच्ची, नहीं मत कर बेटा, इतनी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम नहीं जाओगी कहीं। ये आवाज़ एक अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। ये बोलने के साथ कोई बेड से उठकर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वही रानी जी किसी से फोन पर बात करते हुए बोलती है, मेरे गार्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि कोई छुपकर यहाँ से कहीं गया है, लेकिन कौन गया ये नहीं पता है, और वो बस कार में ही घूर रहा था, ना ही कहीं रुके है। अब क्या करना है हमें? मैं और छुपकर नहीं रह सकती हूँ और ना ही ये अच्छी बहू बनने का नाटक कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। वही सामने से कुछ कहा जाता है जिसे सुन रानी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और टाइम लगेगा? और कितना टाइम? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उतनी ही तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ये बात मत भूलना। और जो करना है जल्दी करो। और मायरा के बारे में सोचो, अगर कल उस सुरेश ने ये अनाउंस कर दिया कि उसका सहगल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा, सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो मुझे ही उस अनामिका को मारना होगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे स्टोरी देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसका क्रेडिट ऑथर को जाता है।